राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज फिजिक्स लेक्चरर नीरज कुमार चौधरी। सो वी डिस्कस अबाउट इन द प्रीवियस लेक्चर और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने ये पढ़ लिया था कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है, केंद्रीय बल क्या होते हैं और केंद्रीय बल की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, किस रूप में लिखा जाता है उनको। ये सारा सब कुछ अपन ने सेंट्रल फोर्सेस के बारे में क्या किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा, आज का अपना टॉपिक क्या है कि भाई जो इक्वेशन ऑफ मोशन है पार्टिकल की अंडर सेंट्रल फोर्सेस में कैसे दी जाती है, या फिर केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति के समीकरण कैसे दिए जाते हैं, ठीक है, ये टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखो, कल की क्लास में जो भी अपने पास में प्रीवियस क्लास हुई थी, उस क्लास के अंदर J इक्वल्स टू कितना आया था आपका, dJ/dt। अब ये जो बोले J क्या है, J नहीं dl लिख देता हूँ मैं, अपन ने तो L से नोटेट किया था। dl/dt ये कितना आया था अपने पास में, कांस्टेंट आया था। ये कैसी क्वांटिटी आई थी, कांस्टेंट क्वांटिटी आई थी, नियत आई थी, ठीक है। जहाँ पर L अपने पास में क्या होता है, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। L क्या होता है अपने पास में, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया था, प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि ये अपने पास में आया था। अब ये मतलब समय के सापेक्ष में अपने पास में कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये समय के सापेक्ष में कैसा बना रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट। मतलब L जो होगा ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इस इक्वेशन का कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक कण किसी एक फिक्स बिंदु के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पर घूम रहा है, और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने dt समय लिया पहुँचने में। ये कितना समय ले गया, dt समय ले गया। तो इसके मोमेंटम में जो चेंज होगा, मोमेंटम हमेशा यहाँ निकलेगा इसके परपेंडिकुलर, मैंने बताया था, ये भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं। तो इसके मोमेंटम में जो चेंज होगा dl, वो कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा वो, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में पार्टिकल मूव किया, तो उसके अंदर जो कोणीय संवेग के अंदर जो चेंज आना चाहिए वो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं होगा, वो जैसा पहले था वो वैसा ही क्या रहेगा, बरकरार बना रहेगा। तो L आपका चेंज नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर L कांस्टेंट है तो L क्या होता है, R क्रॉस में P। L क्या होता है आपके पास में, R क्रॉस में P, यही होता है, ठीक है। L अगर R क्रॉस P होता है तो फिर L को क्या होगा ना होगा, बढ़ना होगा। सॉरी, L कांस्टेंट रहेगा आपका, ये मैंने शायद हो सकता है प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार बताया दिया हो, लेकिन मैं फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो L तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको कांस्टेंट बनाने के लिए इन दो टर्म्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इनका जो अदिश सदिश जो गुणनफल है, सदिश जो गुणनफल है वो भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी तो कांस्टेंट बनेगा वो। और अगर मैं मान लो R को बढ़ा दूं, R को बढ़ा दूं, तो भैया इसको कांस्टेंट बनाने के लिए P को उतना ही कम होना पड़ेगा। R को अगर आप बढ़ा देते हो, ठीक है, तो P को उतना ही कम होना पड़ेगा, क्योंकि आपका L हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। और अगर आप P को बढ़ा देते हो, ठीक है, जो अपना मोमेंटम है इसको बढ़ा दोगे तो फिर R को भी उतना ही कम होना पड़ेगा। ले दे के अपने पास में जो L होना चाहिए वो एक कांस्टेंट ही बना रहना चाहिए पूरे मोशन में। पूरे मोशन के अंदर क्या रहना चाहिए, वो कांस्टेंट ही बना रहना चाहिए, ठीक है। बिसाइड देन दैट, ये सब अपन ने डिस्कस किया था। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो एक चीज समझना, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ क्या बताना चाह रहा है। अगर मैं बात करूं, देखो सीधी सीधी बात है, अगर हमारे पास में रेखीय गति है, लीनियर मोशन है एक, ठीक है, रेखीय गति है, और यहाँ पर ये इधर की साइड में अपने पास में कोई भी ये पार्टिकल है या कुछ भी हो सकता है, ये इधर की साइड चल रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगा हुआ है वो किसके इक्वल है, ma के। न्यूटन का नियम तो यही बोलता है, जो F बराबर होता है वो हमेशा कितना होगा, ma होगा। और ऑलवेज रिमेंबर दैट यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी बल लग रहे होते हैं वो न्यूटन के नियम को क्या करेंगे, जरूर फॉलो करेंगे। ma के बराबर अपन उनको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है। जितने भी बल लग रहे हैं वो सारे ma के इक्वल आते हैं, सारे, ठीक है। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया,
ठीक है, या फिर अपने पास में कुलाम फोर्स हो गया, ये सारे फोर्सेस की फॉर्म अलग अलग है। फोर्स जितने भी हैं, बल जितने भी हैं, उनकी फॉर्म अलग अलग हो सकती है, पर उनसे एक्सेलरेशन निकालना है उनसे रिलेटेड, तो सीधा सीधा अपने पास में न्यूटन का नियम क्या बोलता है, किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला बल हमेशा किसके इक्वल आता है, F = ma के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ma कैसे आता है, देखो F बराबर कितना होता है, dp/dt, ये तो आपने पढ़ा होगा। मोमेंटम के अंदर जो चेंज होता है वही अपने पास में फोर्स कहलाता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m dv/dt। यही होगा अपने पास में m dv/dt। तो F बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, ये ma। अब यहाँ पर a क्या है, a है समय के सापेक्ष में वेग के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है अपने पास में वेलोसिटी के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन या त्वरण। ठीक है, समय के सापेक्ष में जो किसमें, वेग में जो अपने पास में चेंज हो रहा है, ठीक है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, त्वरण। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर चेंज मानूं तो फिर मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, a del v over del t। ठीक है, ये भी तो लिखा जा सकता है, ये भी तो होता है। ठीक है, अगर मैं बड़ा चेंज मानूं तो फिर बड़े चेंज के लिए तो d किस में रिप्लेस हो जाएगा, आपका डेल में चेंज हो जाएगा। अब डेल v को अपन ये भी लिखते थे v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू ओवर, मैं मान लेता हूँ कि इसमें t में चेंज t आ गया कोई भी, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि भाई t2 माइनस t1 भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर है ये, लेकिन t2 माइनस t1 को मैंने t मान लिया, ये चेंज आ रहा है अपने पास। तो अगर एक बार बताओ ये चीज़ है, तो यहाँ से अपने पास में v बराबर u प्लस at आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब एक ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, आपकी गति का समीकरण होता है। ठीक है, ये किसका समीकरण होता है, गति का समीकरण होता है, जो कि किधर निकला अपने पास में, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रेखीय गति कर रहा था, है ना, रेखीय उसमें गति में कर रहा था, तब अपने ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली। ठीक है, ये गति के समीकरण आए अपने पास में। लेकिन अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं उसके अंदर तो आपका पार्टिकल कोई रेखीय थोड़ी है, एक घूर्णन कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ। ठीक है, देखो मैं हमेशा कहूँगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ही बोला है, जरूरी नहीं है कि वो जो आपके पास में ये जो पार्टिकल इस लाइन की तरफ घूम रहा है ये सर्किल हो। ठीक है, ये एलिप्स भी हो सकता है, दीर्घवृत्तीय भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, परावलय भी हो सकता है, वलय भी हो सकता है। ठीक है, हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि भाई कंडीशन क्या लगी हुई है। ठीक है, तो रिमेंबर दैट कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जरूरी, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है किसी एक पॉइंट के थ्रू कि बोले नहीं यार ऐसे ही चलेगा, ना ना ना। मैं तो ये एग्जांपल लेता हूँ ये सरल रूप के लिए। तो एक बार बताओ, यहाँ पर अगर ये यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल पे ये r डिस्टेंस पे तो ये एक फोर्स लगेगा Fr, जो कि एक कैसा फोर्स होगा, केंद्रीय बल होगा आपका। कैसा बल होगा ये आपका कैसा बल कहलाएगा, केंद्रीय बल कहलाएगा, और सेंट्रल फोर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो Fr होता है ये अपने पास में k/r⁴ प्लस माइनस r कैप होता है, यही आता है अपने पास में, ये फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, k/r⁴ प्लस माइनस r कैप होता है अपने पास में, ये इस फोर्स की फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे गति के समीकरण, पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना, ले देंगे तो एक्सेलरेशन से तो अपने पास में ये इक्वेशन आ रही थी, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन की बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, इसीलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको ध्रुवीय जो निर्देशांक थे वो पढ़ाए थे, क्योंकि ध्रुवीय निर्देशांक क्या करेंगे, इक्वेशन जो मोशन होंगे, जो गति के समीकरण होंगे, उनको निकालने में बड़ी आसानी कर देंगे अपने लिए। ठीक है, उनको निकालने में बहुत आसानी से अपन क्या कर लेंगे, मतलब अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा गति के समीकरण निकालने के लिए। कौन से निर्देशांक में, ध्रुवीय पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं, ये रहा। एक मिनट, देखो ध्यान दो, अपने को निकालना है केंद्रीय बल के अंतर्गत कण के गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है अपने को, कट तो नहीं रहा ना, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। देखो
एक ही तल पर गति करने वाले कण की गति के समीकरण ध्रुवीय निर्देशांकों, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ध्रुवीय जो निर्देशांक हैं उनसे अपन आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे मान लेता हूँ m द्रव्यमान का कोई, ये m द्रव्यमान का कोई एक कण है जो xy तल में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तथा इसके कण के ध्रुवीय निर्देशांक कितने हैं, r और थीटा। कितने हैं ये, r और थीटा। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द सेम प्लेन कैन बी इजीली डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये एग्री टर्म नहीं आएगा। ठीक है, देयर इज अ पार्टिकल ऑफ लेट, यहाँ पे लेट आएगा, लेट देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, ये मास m विच इज मूविंग इन द xy प्लेन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल आर r और थीटा। ये कितना है अपने पास में, r और थीटा। तो ये आप फटाफट से उतार लीजिए, मतलब पॉज कर लेना उसको, और ये अपने को क्या करना है, कंसिडरेशन लिखना है। माना वाना जो होता है अपने पास में, क्या भाई, मानना बहुत ज़रूरी है, बिना माने कोई चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, तो मानना बहुत ज़रूरी है, तो अपन ने ये चीज़ मान भी ली है। आगे बढ़ें। अब देखो, अब ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, मैं इन्हीं लाइनों की मदद से ना एक डायग्राम तैयार करता हूँ। देखो, ये इस तरीके से, यस, ठीक है। ये मैं मान लिया कि यहाँ पर आपके पास में कोई एक मास m है। ठीक है, पॉइंट P मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास में कितने हैं, x और y। ये x है और ये कौन सा है, y है। यहाँ पर अपने पास में i कैप आएगा, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, j कैप। ठीक है, यही होगा। अच्छा, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, जो अपने पास में पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कौन से होंगे, ये तो r हो गया और ये कौन सा हो गया, थीटा। इसका मतलब इसके दूसरे कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, r और थीटा। ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांक जो होंगे अपने पास में। आगे चलें। देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला लंबवत, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, r cos थीटा। ठीक है, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा, r sin थीटा। तो अपने पास में बस यही है डायग्राम जो भी है, और अपन ने अभी तक यही पढ़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन है r की, इधर की साइड होगी r कैप, और इसकी जो डायरेक्शन होगी थीटा की, ये मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर पढ़ा दिया था, ये थीटा कैप होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही है जो कुछ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास में दो ही समीकरण आएंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू कितना होगा, r cos थीटा, और y इज इक्वल्स टू कितना होगा, r sin थीटा। ठीक है, ये पहला समीकरण इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, यही होगा अपने पास में। ठीक है, नाउ जो आपके पास में एक्सेलरेशन जो होगा, त्वरण, त्वरण कैसे दिया जाएगा, नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, कण का त्वरण, कण का त्वरण a बराबर कितना होगा, d2x ओवर dt स्क्वायर i कैप प्लस d2y ओवर dt स्क्वायर j कैप। यही होगा अपने पास में, यही वैल्यू आएगी ना। किसी भी अगर अपन कण का त्वरण निकालते हैं तो एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का, वो इस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि उसका x डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, और y डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है। और क्योंकि एक्सेलरेशन आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश क्वांटिटी होती है, तो ये तो अपने को पता लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है अपने पास, ये d2x ओवर dt स्क्वायर,
और d2y ओवर dt स्क्वायर। ये आपके पास में समीकरण आ गया तीसरा। अब देखो आगे मैं फर्दर मूव करता हूं। तो इसके अंदर अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास में पहला समीकरण था, समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इंग्लिश में लिखो तो मैं दोनों ही समीकरण का लिख देता हूं एक साथ ही, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 और 2 का t के सापेक्ष, ठीक है, क्या करने पर, अवकलन करने पर, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के साथ में अपन ने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो देखो ये कितना आ जाएगा, dx/dt, यहाँ तो dx/dt हो जाएगा, r का करोगे तो कितना आएगा, dr/dt, और cos थीटा को छोड़ दो, प्लस cos थीटा का करोगे तो कितना आएगा, माइनस के साइन थीटा, ये माइनस के साइन थीटा, और ये d थीटा/dt हो जाएगा cos का करोगे, और इस बार किसको छोड़ना है अपने को, r को, तो ये माइनस r, ठीक है। ये अपने पास में एक और समीकरण आ गया, समीकरण 4, और सेम dy/dt भी यही आएगा, उधर अपन करेंगे तो dr/dt हो जाएगा, और cos थीटा का कितना हो जाएगा, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, हाँ साइन थीटा तो चेंज ही नहीं होगा ना, साइन थीटा है वहाँ पे, सॉरी वहाँ पे dr/dt है और साइन थीटा का तो कोई चेंज होगा ही नहीं। अब साइन थीटा का करोगे तो कितना आएगा, ये r cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, d थीटा/dt। ये आ गया आपके पास में समीकरण 5, ठीक है। दोबारा कर दो, समीकरण 4 व 5 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, तो देखो ये कितना हो जाएगा, d2x ओवर dt स्क्वायर। अभी थोड़ी सी टर्म आपकी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब इसमें टर्म देखो 1 2 3 4 5 टर्म आ रही हैं, 5 टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा। पहले का करोगे तो ये तो हो जाएगा d2r ओवर dt स्क्वायर, और cos थीटा को छोड़ दो, cos थीटा का करोगे तो वापस से कितना आ जाएगा, ये dr/dt को छोड़ा मैंने, cos थीटा का कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और ये आ जाएगा, थीटा का करोगे तो कितना आ जाएगा, d थीटा/dt, यही रहेगा अपने पास में। cos थीटा का करोगे तो माइनस के साइन थीटा, d थीटा/dt। इसका देखो ये माइनस आ रहा है, r का कर दो तो dr/dt, और साइन थीटा d थीटा/dt को छोड़ दो, ठीक है। अब किसका करेंगे, साइन थीटा का करोगे cos थीटा आएगा, r cos थीटा, और थीटा का भी तो होगा d थीटा/dt, और एक बाहर रखा हुआ है d थीटा/dt, ठीक है। अब इसका देखो, इसका करना है तो ये माइनस के r साइन थीटा को छोड़ दो, और ये कितना हो जाएगा, d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर, यही होगा। ये समीकरण कौन सा आ गया अपने पास में, 6th, या फिर अभी इसको समीकरण मत दो, अपन आगे मूव करेंगे ना जब करेंगे। ये आ गया अपने पास में d2x ओवर dt स्क्वायर। अब देखो d2y ओवर dt स्क्वायर कितना होगा, d2y ओवर dt स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा अपने पास में, d2r ओवर dt स्क्वायर, साइन थीटा का कितना होगा, इसको तो छोड़ दो, साइन थीटा ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। dr/dt को छोड़ा, इसका कितना हो जाएगा, cos थीटा d थीटा/dt, ये cos थीटा d थीटा/dt,
इसका इन दोनों का हो गया, इसका करो, डी आर बाई डी टी आएगा और डी आर बाई डी टी आएगा, कॉस थीटा को छोड़ दो, ये डी थीटा बाई डी टी रहेगा। ठीक है, इसके बाद में इसका करो आर का, तो साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी को ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आ गया माइनस टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन मैं यहाँ पे बात करूँ, अब अपने पास में ये बच रहा है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, यही बनेगा अपने पास में। ठीक है, यही रह जाएगा अब। तो ये अपने पास में समीकरण आ रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, ये लो। ठीक है, ये अपने पास में समीकरण आ रहे हैं, किसके, दो बार अवकलन करने पर। ठीक है, एक तो ये और एक ये। अब अगर मैं आगे मूव करूँ इस पे ही, तो देखो डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर भी निकाल लिया और डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर भी निकाल लिया। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आगे बढ़े, तो ये देखना a कितना हो जाएगा, तो समीकरण 3 से अपने पास में a कितना हो जाएगा, देखो a कितना आ रहा था, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर था ना, तो अपने पास में डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। आगे अगली टर्म, अरे अगली टर्म कौन सी है, माइनस के डी आर बाई डी टी साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, माइनस के डी आर बाई डी टी साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, अगली टर्म माइनस के डी आर बाई डी टी साइन थीटा है, यही तो लिखी है अभी, माइनस के डी, अच्छा ये भी यही है, अच्छा दो सेम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 2 टाइम कर दो ना, सीधी सीधी बात है, इसको 2 टाइम ही कर लो ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 बार आ रही है ना ये टर्म, माइनस के 2। ठीक है, हाँ आगे ये 2 टर्म्स भी हो गई, ये भी हो गई। अब ये वाली बात करते हैं, तो आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, माइनस के आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस के आर साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ये अपने पास में इक्वेशन आ रही है आई कैप की। ठीक है, प्लस जे कैप भी तो है, ये कितना है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, ये यहाँ पर अपने पास में माइनस का आ रहा है क्या, प्लस का आएगा, प्लस 2 डी आर बाई डी टी, और यहाँ पर साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, यही आ रहा होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसके अलावा। तो देखो ये 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, माइनस के आर साइन थीटा, माइनस के आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, इसका होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा प्लस के आर कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास में क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, ये अपने पास में क्या कहलाएगा एक्सेलरेशन। अब देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या, अलग लिख लेते हैं। चलो देखो ए कितना हो जाएगा अपने पास में, इस वैल्यू को अगर अपन चेंज करें तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, इसमें भी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, तो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर कितना बचेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये जे कैप में चल रहा है ना। इसमें देखो 2 डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी कॉमन आ रहा है, प्लस 2 डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर कितना बचेगा
माइनस के साइन थीटा आई कैप प्लस यहाँ पर कितना है कॉस थीटा जे कैप, यही होगा। यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, माइनस का ही कॉमन ले लो, माइनस के आर डी थीटा ओवर डी टी, इसका होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, वहाँ जगह नहीं है ना। माइनस के अब क्या बच रहा है अपने पास में, आर और क्या कॉमन ले लिया, डी थीटा बाई डी टी, इसका होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो अंदर कितना बचेगा अपने पास में, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, यही रह जाएगा। और यहाँ पर अपने पास में आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा, माइनस के साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। ठीक है, ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब देखो ये अपने पास में वैल्यूज आ गई, इसमें से कुछ कॉमन लेना है, कुछ क्या लेना है बाहर, वो ओपन कर लेते हैं। देखो क्या करना है अपने को, इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये कॉमन आ गया। तो ये कितना बचा, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, और ये देखो ये कॉमन आ रहा है, माइनस के आर डी थीटा ओवर डी टी इसका होल स्क्वायर। और इधर कॉमन क्या जा रहा है अपने पास में, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, इसको ले लो। ये कितना हो जाएगा, आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। और कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, माइनस के साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यूज आएंगी। अतः अपन ये जानते हैं, अतः कि जो कॉस थीटा आई कैप है प्लस साइन थीटा जे कैप है, दो वैल्यू आ रही है ना, इसको तो मैं आर कैप बोलता हूँ, मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में निकलवाया हुआ है। और माइनस के साइन थीटा आई कैप और प्लस के कॉस थीटा जे कैप, ये कितना होगा अपने पास में, थीटा कैप। ये डायरेक्शन कितनी आएगी अपने पास में, थीटा कैप। तो जो ए होगा, अब देखो ए कितना हो जाएगा, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के आर डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ तो आ जाएगा अपने पास में कितना, आर कैप, और यहाँ पर अपने पास में कितना आएगा, प्लस आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी टी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा, अच्छा माइनस के साइन थीटा तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये थीटा कैप से, ये कितना आ जाएगा, थीटा कैप से। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में उतार लेना, पहले समझ लो हर एक टॉपिक के। ठीक है, उतारने का काम अपने को पहले नहीं करना है। फिजिक्स में ना बच्चा यही गलती करता है, फिजिक्स में बच्चा है ना साथ ही साथ में उतार लेगा, फिर बाद में है ना धज्जियाँ उड़ जाती हैं कि बोले अब क्या करें, अब समझ के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो देखो जो ए था, माना जो ए है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ए आर कैप और ए थीटा थीटा कैप, किस में है ये, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ध्रुवीय निर्देशांक के। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में अपना एक्सेलरेशन कैसे दिया जाएगा, ए आर कैप और ए थीटा थीटा कैप। ठीक है, तो यहां से जो अपने पास में ए आर होगा, ए आर की वैल्यू कितनी आ रही थी अभी, यहाँ कैलकुलेट की थी ना, ये रखा हुआ डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, यही आ रहा है। और ए थीटा कितना आ रहा है, ए थीटा देखना, ए थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर
आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी आर बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। यही आ रहा था क्या आर है क्या साथ में मल्टीप्लाई में? नहीं, मल्टीप्लाई में आर नहीं है यार। ये कितना आ जाएगा 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, यही आ रहा है। ठीक है, तो इसको तो बोला जाता है त्रिज्यक, त्रिज्यक त्वरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। और जो ये होता है दिगंशी, दिगंशी त्वरण, जिसको बोला जाता है अपने पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आगे बताता हूं अभी इसका कहां पे क्या मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो दो एक्सेलरेशन आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो अपने पास में त्रिज्यक रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा है, और एक अपने पास में कितना आ रहा है यहाँ पे दिगंशी त्वरण, जिसको अपन क्या बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो न्यूटन के अनुसार F बराबर कितना होता है ma, F बराबर कितना आएगा ma, यही आएगा अपने पास में। और जो केंद्रीय बल है अपने पास में, केंद्रीय बल वो कितना था F इक्वल्स टू, मैं इसको एफ आर लिख देता हूँ यहाँ पर, एफ आर, और प्लस माइनस कितना होता है आर कैप। ठीक है, मान लेता हूँ मैं एक बार के लिए आर कैप के लिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी तो अपने पास में सही है, ये केंद्रीय बल होगा एफ आर आर कैप। ठीक है, तो इन दोनों को मैं बराबर रख देता हूँ, तो एम ए ये बराबर किसके होना चाहिए एफ आर आर कैप के। ठीक है, एफ आर आर कैप के इक्वल आना चाहिए दोनों को। आगे चलें, तो एक बार बताओ अपने पास में जो एम ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा ए आर आर कैप, और ये कितना हो जाएगा ए थीटा थीटा कैप। ए की वैल्यू तो यही आ रही है अपने पास में, ऊपर अपन निकाली थी। ये कितना आ जाएगा एफ आर आर कैप। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करें तो अपने पास में जो एफ आर आ रहा है, एफ आर कितना आ रहा है एम टाइम्स ऑफ ए आर। ठीक है, और जो ए थीटा आ रहा है एम इंटू ए थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में 0 1। तुलना करने पर जो अपने पास में एफ आर है, इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई अपने पास में एम ए आर, और जो ए थीटा है एम ए थीटा, इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 0। दैट मीन्स आपके पास में जो फोर्स होगा, ठीक है, जो फोर्स होगा एफ आर की वैल्यू जो होगी यहाँ से एफ आर की वैल्यू आ रही है एम टाइम्स ऑफ ए आर। तो ए आर कितना निकाला था अपन ने, ए आर अभी तो कैलकुलेट किया था, ये रहा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के आर डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स आ रहा है अपने पास में एफ आर, और जो अपने पास में दूसरा समीकरण आ रहा है ए थीटा, मतलब ये कितना जा रहा है अपने पास में 0 आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर माइनस प्लस 2 डी आर बाई डी टी, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी जा रही है अपने पास में 0। तो अपने पास में दो समीकरण बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये समीकरण आ रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ। कितने समीकरण हो गए थे अपने, पांच हो गए थे समीकरण, 3 से 5 हो गए थे ना, जो भी है, जो भी आप देख लेना एक बार। ये 6th और ये कितना आ रहा है 7th। ठीक है, दो समीकरण और आ रहे हैं अपने पास में। तो यहाँ पे देखा जाए तो एफ आर कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, और अपने पास में एक वैल्यू आ रही है। तो बेटा ये दो जो अपने पास में आ रही है टर्म्स, इन्हीं को क्या बोला जाता है केंद्रीय बल के अंतर्गत, क्योंकि देखो यहाँ पे केंद्रीय बल ही है,
केंद्रीय बल के अंतर्गत जो आपका m पार्टिकल मास जो होगा, ठीक है, इसको मास से मल्टीप्लाई कर देना, ये भी तो मास से मल्टीप्लाई होगा m, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल जो भी कण है आपके पास में, उसका अगर मैं मान लेता हूँ मास द्रव्यमान m है, ठीक है, और उसके गति के समीकरण निकालने हैं किसके अंतर्गत, केंद्रीय बल के अंतर्गत, सेंट्रल फोर्सेस के अंडर में अगर आपको किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने तो ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, ठीक है, ये दो आती हैं अपने पास में, यही अपने पास में क्या कहलाएंगे, केंद्रीय बल के गति के समीकरण, ठीक है। अब इसमें ना ये तो अपन ने ड्राइव कर लिया, एक चीज मुझे ये बतानी है कि त्रिज्यक त्वरण और दिगंशी त्वरण क्या चीज है। देखो समझो इसको, ये क्या चीज है, समझना। मान लेते हैं ये अपने पास में कोई भी एक सर्किल है और इस सर्किल का जो मूल बिंदु है, ठीक है, जो मेन जो अपने पास है क्या बोलते हैं मिड पॉइंट जो है इसका, ठीक है, ओरिजिन जो है वो इसके बीच में है, और कोई भी आपके पास में एक कण है, ये आपके पास में कोई भी कण है जो क्या कर रहा है, इस मूल बिंदु को, इस मूल बिंदु से r दूरी पर क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ये r दूरी पर, ठीक है, ये r दूरी पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो बेटा अब यहां पर ना दो त्वरण काम करेंगे आपके, दो एक्सेलरेशन काम करेंगे। एक एक्सेलरेशन तो क्या करेगा, एक एक्सेलरेशन तो क्या करेगा, देखना, एक एक्सेलरेशन तो इस बॉडी को बाहर फेंकना चाहेगा, एक एक्सेलरेशन तो क्या करेगा, इस बॉडी को बाहर फेंकना चाहेगा, AR, ठीक है। ये जो AR होगा, ये जो AR होगा यही काम करेगा FR को प्रोड्यूस करने में, केंद्रीय बल को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि F बराबर कितना होता है, MA, देखो पिछली टर्म यही आ रही है, M इंटू A, ये A ही तो है, AR ही तो है ये, इसका मतलब यहां पे जो ये AR होगा ये फोर्स लगाएगा किधर की साइड, बाहर की साइड, और जो ये बाहर की साइड जो फोर्स लगते हैं अपने पास में, यही तो केंद्रीय बल थे, यही तो केंद्रीय बल हैं, यही तो सेंट्रल फोर्सेस हैं। दूसरी चीज, इधर की तरफ जो अपने पास में फोर्स लगेगा, ठीक है, वो कौन सा लगाएगा आपका, A थीटा, लेकिन उस फोर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, 0, उस फोर्स का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है, 0। मतलब आपके पास सेंट्रल फोर्स का कह रहा हूं, सेंट्रल फोर्स तो हमेशा कहां लगेगा, या तो अंदर की ओर लगेगा, उस मैंने एक चीज समझाई थी, केंद्रीय बल हमेशा इसी लाइन के अलोंग काम करेंगे, इस लाइन के अलोंग कभी भी केंद्रीय बल नहीं आएगा, और मैथमेटिकली भी यही चीज प्रूफ हो गई। मैथमेटिकली ये टर्म क्या बता रहा है कि इस जगह पे कोई भी केंद्रीय बल नहीं आना चाहिए, प्रूफ हो रहा है। आ रहा है क्या, 0 आ रही है, ठीक है। तो ये केंद्रीय बल के लिए तो निकाल रहे हैं, कोई दूसरा बल थोड़ी निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब केंद्रीय बल हमेशा इसी लाइन के अलोंग रहेगा, ये मैंने मैथमेटिक्स से भी प्रूफ कर दिया। तो अपने पास में जो FR है हमेशा किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, AR की वजह से प्रोड्यूस होगा, और वो हमेशा कहाँ लगेगा, बाहर की साइड या फिर कहाँ लगेगा, अंदर की साइड। वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, वो डायरेक्शन का खेल करता है। और यहाँ पर जो A थीटा है, A थीटा आपके पास में वो वाला टर्म होगा, जैसे मान लो यहां पर ये जो कण होगा इसका कुछ ना कुछ वेग भी तो होगा, v। अब ये v में अगर चेंज करोगे, मान लेते हैं अपने पास में v चेंज हो रहा है, ठीक है, v क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर v चेंज होगा तो एक्सेलरेशन तो आएगा ना, dv/dt, टाइम के साथ में v चेंज होता जा रहा है आपका, ठीक है। जैसे आपका है ना, एक पार्टिकल घूमना स्टार्ट किया, शुरू में उसने घूमने धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, फिर धीरे 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 तेज करते गए, तेज होता गया, तेज होता गया, तेज होता गया, तो मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, टाइम के साथ में वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये जो अपने पास में तेज हो रहा है, ये टेंजेंशियल जो कंपोनेंट आ रहा है अपने पास में, ये इस तरीके से, ठीक है, तेज होता जा रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, क्योंकि भैया देखो वेग के अंदर अगर समय के सापेक्ष में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम, अगर अपने पास में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ ऑब्वियस ही बात है त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा अपने पास में, A थीटा होगा। इसीलिए ध्रुवीय निर्देशांक जो होते हैं अपने पास में, पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने में। और आगे भी अपन जितनी भी अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जितने भी आगे के टर्म पढ़ेंगे, वो ध्रुवीय निर्देशांकों में पढ़ेंगे, और देखना यही इक्वेशंस आपको क्या करेंगी, वहाँ मिलेंगी। इन्हीं इक्वेशंस की मदद से आगे के अपन कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो अगर आप ये उतारना चाहते हो तो आप उतार सकते हो। ये लो, इतना ही है, नहीं ऊपर है। ठीक है, पॉज करके उतारते जाना अब आप लोग। वो थोड़ा सा है ना, लय बन गई, एक स्लोप बन गया ये। आगे मैंने ध्यान दिया, फिर इसी बात पे ध्यान देना। देखो वैसे फिजिक्स में भी स्लोप बन रहा है, यही तो पढ़ रहे हैं। ये लो, ठीक है। इतना ही है शायद। ठीक है, तो ये जो उपरोक्त समीकरण है ना, उपरोक्त समीकरण कण के गति के समीकरण हैं। ये केंद्रीय बल के अंतर्गत, ठीक है, केंद्रीय बल के अंतर्गत उपरोक्त समीकरण कण के गति के समीकरण है, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो मेरे समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास करते हैं अपन अभी एंड, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में। राधे राधे।